नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बड़ौदा चुनाव की। बड़ौदा चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चुनाव में खड़ी सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रही है, पर जीत के क्या नतीजे रहेंगे इसका फैसला तो जनता ही लेगी। आखिर ग्राउंड पर क्या चल रहा है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता नितिन शर्मा बड़ौदा के गिवाना गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने होडल से विधायक जगदीश नायर और हिसार के जिला अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जो कि वहां पर मौजूद थे। इस दौरान बीवीएम के संवाददाता नितिन शर्मा ने होडल से बीजेपी विधायक जगदीश नायर से खास बातचीत की। आखिर क्या है बड़ौदा चुनाव का हाल, जानते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं बड़ौदा के जो चुनावी रण चल रहा है उसको लेकर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कैंडिडेट की जीत के लिए नींव तैयार रखने में जुड़े हुए हैं और लगातार जो तमाम विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, जिलाध्यक्ष हैं, भाजपा पार्टी के अपने नेता के जिताने के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वो मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं और किस तरह जो कार्यकर्ता है वो लोगों के बीच में जाकर अपने चुनावी मैनिफेस्टो को किस तरह पहुंचा रहे हैं, उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गिवाना गांव में, जहां पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से चुनावी जो चौपाल लगाई गई है उसको लेकर यहाँ पूरी तरह से सभी भगवा रंग में रंगे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता अपने जो योगेश्वर हैं उनको जिताने के लिए किस तरह की नींव तैयार करते हैं, किस तरह का वो इलेक्शन लड़ते हैं, किस तरह वो तैयारियां करते हैं, तो उसको लेकर तमाम जो यहाँ पे कवायदें शुरू की गई हैं, क्योंकि अब 2 दिन बाकी हैं जो चुनाव अब आने वाला है। तो उसको लेकर लगातार तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका केवल एक ही विजन है, किस तरह जीत और हर संभव जीत, तमाम वादों के साथ उतरे हुए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है होडल से विधायक और HLRD के नए चेयरमैन जगदीश नायर और हिसार से जो जिलाध्यक्ष हैं भूपेंद्र जी, वो भी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं। तो तमाम उनसे बात करेंगे और उन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि किस तरह जनता के बीच में जाकर वो मैनिफेस्टो को लेकर बात कर रहे हैं। क्या अब की बार चुनाव के मुद्दे में क्या विकास हावी रहेगा या तमाम जो आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं वो हावी रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जगदीश नायर जी से कि वो अपने क्षेत्र से जब यहाँ जीते थे तो किस तरह की उनकी वहाँ रणनीति थी और यहाँ रणनीति वो किस तरह की बना रहे हैं। नायर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी। नायर साहब, अगर हम बात करें यहाँ चुनावी रण जो चल रहा है, लगातार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा एक ही का उस पर तर्क लगा रहे हैं कि अब की बार भाजपा का यहाँ पे जो हार का जो सिलसिला चल रहा है वो टूटेगा, तो क्या कहेंगे उसको लेके? शर्मा जी, मैं आपको निश्चित ये बताना चाहता हूँ, मैं अभी मुख्यमंत्री जी के साथ कई दौरों में था, तो लोग अपने आप अब लोगों ने मन बना लिया है। 29 तारीख से यहाँ का चुनाव मोड़ ले गया, नया मोड़ ले रहा है। जो इनोसेंट वोटर है, जो सीधा साधा वोटर है, जो विकास चाहता है, नौजवान, पढ़े लिखे लोग, और कोई यहाँ बरादरीवाद का चुनाव नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ विकास के नाम पर लोग मोहर लगाना चाहते हैं और बीजेपी का कैंडिडेट हमारा 29 तारीख से लेके अब बहुत ऊपर आ गया है। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा कैंडिडेट 20,000 वोटों से जीतने की तरफ चल पड़ा है और हमारे सारे साथी बहुत कड़ी मेहनत करके हम इस जीत को बहुत अच्छी जीत में बदलना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम भी गांवों में लगे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर, घर घर जाके एक एक व्यक्ति को समझा रहे हैं। हमें बड़ा मान सम्मान मिल रहा है और लोग बड़ी इज्जत के साथ आदरणीय खट्टर साहब की नीतियों को, आदरणीय मोदी साहब की नीतियों को और हरियाणा सरकार की विकास नीतियों को लेके मोहर लगाना चाहते हैं। एक कैंडिडेट अच्छा है, योगेश्वर दत्त, ये हिंदुस्तान का नहीं, ये दुनिया में नाम कमा के हमारा एक गौरव प्राप्त करके आया। आज इसके लिए सारा जन भावना उमड़ पड़ी है, लोगों का मन बदल गया। कांग्रेस के लोग केवल झूठे वादे और झूठ बोलकर
लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, उससे लोग हो चुके हैं। लोग सरकार के साथ चल के अपने क्षेत्र का विकास करना। मंत्री जी, एक चीज सबसे बड़ी बात, कल मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि अगर एमएसपी खत्म होगी तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या इससे लगता है कि वोट जो बैंक है भाजपा का वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में होगा, या फिर जो कांग्रेस प्रत्यारोप लगा रही है कि एमएसपी खत्म करने के लिए बीजेपी ने ये अध्यादेश लाए हैं, तो इसमें कौन सी बात हावी रहेगी? आज पढ़ा लिखा आदमी है, हर आदमी वो अध्यादेश की लाइन पढ़े। एमएसपी खत्म करने का उसमें जिक्र नहीं है कहीं भी। और हमारे जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने विस्तार से बताया है, हमारी मंडियां भी चल रही है, किसान का सीधा खाते में पैसा भी जा रहा है जो कभी नहीं जाया करता था। ये किसान को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। किसान का पहले पैसा कमीशन खोरी में कट जाया करता था, अब किसान का पैसा सीधा उनके खाते में डाला जा रहा है। दूसरा, जो कांग्रेस के साथी जनता को गुमराह कर रहे हैं, किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, वो केवल एक मुद्दा ढूंढना चाहते थे कि किसान मजदूर वर्ग किस तरीके से इस बड़ौदा के चुनाव में हमारे साथ लगे और हम किस तरीके से बीजेपी से ये चुनाव हम उनके हाथ से छीने। लेकिन चुनाव वो हमारे से छीन नहीं सकते। चुनाव हमारी तरफ मोड़ कर रहा है। विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ विधायक नहीं था तब भी बहुत विकास किया है, और अब तो लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें बन चुकी है। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब जवान के धनी आदमी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और लोगों की यही निगाहें डटी हुई हैं कि बीजेपी के साथ चल के इस क्षेत्र का विकास कराना। कुमारी सैलजा ने कल जब वो फरीदाबाद पहुंची तो उनका एक कहना था कि जो भाजपा सरकार है उसमें ना तो बेटियां सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, और सबसे बड़ी बात जो कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए थे ना वो ही सुरक्षित है। तो इसको लेकर उनकी टिप्पणी को लेकर क्या बयान देंगे? कांग्रेस वाले अपने गिरबान में झांक कर देखे, अभी नीति का कांड हुआ है, उसमें कांग्रेस का जो कद्दावर नेता है उसका भतीजा है। आज वो कांग्रेस का पूर्व विधायक है, मंत्री भी रहा था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा था। आज कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम उनके लोग हमारी सरकार को बदनाम करने में ये मुहिम रच रहे। उन्होंने इतनी बड़ी घटना करके कांग्रेस के लोग वहां जाके धक्कम धुक्का लोग उनको किस तरीके से स्वागत कर रहे। आज कांग्रेस के लोगों को घोड़े नवाने के लिए जगह नहीं दे रहे लोग, वहीं के वहीं उनको रोक दिया जाता है। फरीदाबाद में कुमारी सैलजा जी गई थी तो लोगों ने कह दिया तुम्हारी झूठी हमदर्दी हमें नहीं चाहिए, भागो यहाँ से। तो इन लोगों के झूठे उनमें आने वाले नहीं लोग। अगर हम बात करें जो बड़ौदा चुनाव है वो लगातार जो कौन सी पार्टी के साथ आपका टक्कर चल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ौदा हल्के में पिछली बार जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसको टिकट देना कहीं ना कहीं एक पार्टी का जो संगठनात्मक रूप है वो कहीं ना कहीं एक जटिल समस्या में दिखता है। ऐसा नहीं है, हमारी टक्कर नाम की जो चीज़ नहीं रही, टक्कर थी। आज से 7 दिन पहले टक्कर में था कैंडिडेट। आज तो ये स्पष्ट हो चुका है, मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ, आज ये स्पष्ट हो चुका है कैंडिडेट निश्चित तौर पर जीत चुका। आज हम सरप्लस चल रहे हैं। कांग्रेस वाले तो अपना मैदान छोड़ के भागने लगे, कांग्रेस की सभाएं फीकी होने लगी, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। आज हमारा कार्यकर्ता उत्साह से भरा पड़ा है। चारों तरफ हमारी सभाएं जाके देखिए, मुख्यमंत्री जी की सभाओं में, दुष्यंत जी की सभाओं में जनमानस उमड़ रहा है, और लोगों ने ये तय कर लिया कि अब की बार बड़ौदा सीट को अपोजिशन में नहीं भेजेंगे, सरकार के साथ चलेंगे, क्षेत्र का विकास कराएंगे। और पिछड़ा हुआ क्षेत्र बहुत समय से विकास से वंचित क्षेत्र है, इसलिए विकास की चाबी भाजपा के पास है। आज अगर किसी प्रकार की यहाँ के लोग अनदेखी करते हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए जो है ना ये पछताना पड़ जाएगा। कांग्रेस ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कांग्रेस गवर्नमेंट ना अभी 10-20 साल तक तो कांग्रेस गवर्नमेंट का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, जागरूक हैं, वे भाजपा कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या आपकी बार जो है बड़ौदा का चुनाव हार जीत कितने मार्जिन से होगी? मैंने आपको कहा था कि 20,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट चुनाव जीत कर जा रहा है। मैं बड़ा ये गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे गांवों में बहुत जो साइलेंट वोट था वो ओपन होने लगा। हमारे नेताओं को मुझे सुबह से चाय पीते पीते हमें सारे गांवों में नेताओं को चाय पर बुलाने लगे। हम भी ओपन हो गए जी, हम भी ओपन। अभी प्रधान जी डोर टू डोर करके आए, घर घर झंडे लगवा रहे लोग, हमारा झंडा खुद लगा दो जी आके। तो अब लोग लेकर होने लगे। लोगों ने ये तय कर लिया कि विकास के साथ, और पहलवान जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, एक अच्छा गौरवशाली व्यक्ति है, उसको भी लोग पसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की ईमानदार नीति को पसंद कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं की मेहनत को पसंद करके लोग वोट दे रहे हैं।
हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हिसार से जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जी। उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से वो संगठनात्मक रूप से जो भाजपा की कमान यहाँ संभाले हुए हैं, किस तरह से वो यहाँ पे लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या उनका आश्वासन उनको दिया जा रहा है जीत के लिए। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। भूपेंद्र जी, जो संगठनात्मक रूप से भाजपा एक लगी हुई है, तो क्या तैयारियाँ की गई थी और क्या यहाँ पे लोगों की व्यूज़ निकल के आ रहे हैं? देखो, तैयारी करने की दृष्टि से भाजपा एक संगठनात्मक रणनीति के साथ काम कर रही है और पूरे देश के अंदर इस चीज़ के बारे में भाजपा जानी जाती है कि वो बहुत ही एक तंत्र को फैला के एक संगठन के नाते सिस्टम के हिसाब से काम करती है। और उसी सिस्टम के नाते अगर आप बाएं दाएं नज़र फिरा के देखो तो बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे हिसार से आए हुए हैं ताकि यहाँ का जो तंत्र है उसको मजबूती दी जा सके। रही बात आपकी दूसरी, जब हम गांव के अंदर जा रहे हैं तो लोगों का एक बहुत अच्छा रुझान भारतीय जनता पार्टी को लेके आ रहा है। लोग कौन नहीं पसंद करेगा कि भाई उसके क्षेत्र का विकास हो, कौन नहीं पसंद करेगा कि केंद्र के अंदर मोदी जी की जो सरकार है वो बढ़िया काम करे। हर गांव के अंदर यहाँ सेना के लोग हैं बहुत कई पीढ़ियों से। जब और क्योंकि मैं खुद एक सैनिक हूँ, जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो उनमें बड़ा उत्साह आता है कि जी पहली बार ऐसी सरकार आई है 70 साल के बाद जो पाकिस्तान को तो छोड़ो, चीन तक को भी आंखों में आंखें डाल के वापस घूर के देख रही है और पाकिस्तान की तो सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। भूपेंद्र जी, एक सबसे बड़ा सवाल कि लगातार जब भी चुनाव का रण तैयार किया जाता है तो उसमें दो चीज़ें हमेशा रखी जाती हैं कि या तो भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसके बारे में या फिर चीन का मुद्दा हर इलेक्शन में रखा जाता है। अरे ऐसा क्यों नहीं रखें? हमारी हर चीज़ राष्ट्रीय मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो जाए तो हम सबका अस्तित्व खतरे के अंदर हो जाता है। यहाँ के हरियाणा के सैनिक जा के बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, अपना खून बहाते हैं, कोई जात पात नहीं देखता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि भाई भारत हमारा बचा रहे, हमारा राष्ट्र बचा रहे। राष्ट्र बचा रहेगा तो हमारा धर्म बचा रहेगा। और इसी वजह से यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अपना समर्थन दे रहे हैं। चुनावी मुद्दे की बात करें तो चुनावी मुद्दा आपने बोला कि लगातार संगठनात्मक रूप से भाजपा मजबूत है। अगर इतनी मजबूत थी तो जो पिछला जो चुनाव हुआ उसमें सीटें कम क्यों हुई और लगातार जो मंत्री थे वो खुद भी हारे, ऐसा क्यों? हाँ, जो कमियां अगर होती हैं तो बाद में उसके बारे में मंथन होता है और उस मंथन के आधार के ऊपर जो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं उनको सुधारा जाता है। और उसी तरह से सुधार करके यहाँ पे हम लोग एक बार फिर आ रखे हैं और बहुत अच्छा हमारे को रिस्पांस मिल रहा है पूरे गांव के अंदर। चारों तरफ लोग एक ही बात कर रहे हैं कि भाई जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में 6 साल में किया है, इतना विकास आज तक 70 साल के अंदर भी अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखो और अगर हुड्डा साहब के 10 साल की बात करो तो आज तक भी इतना विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ लोकल लोगों की डिमांड थी कि जी आप गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर ले। तो सीएम साहब माननीय मनोहर लाल जी ने ना केवल उसको ले लिया है, अपना लिया है, सरकारी बना दिया, उसको एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। तो लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है। यहाँ पे कॉलेज नहीं था पूरे हल्के के अंदर। 10 साल में हुड्डा साहब अपने आप को यहाँ का गढ़ कहते हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने, सीएम साहब ने यहाँ पे 2 कॉलेज दे दिए, एक नहीं 2 कॉलेज दिए। और अगर फिरनियों की बात करें, गलियों की बात करें, अगर सड़कों की बात करें तो वो आप खुद ने भी, अभी आप आए हो इतनी दूर से, आपको भी पता चल गया होगा कितनी अच्छा विकास हो रखा है। चारों तरफ खूब खुशहाली है और साइलेंट वोटर इन सब चीज़ों को समझता है। कुछ नेता टाइप के लोग हैं जो लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस हमेशा से इस प्रकार के काम करती रही है। उनकी नीति और रणनीति वर्षों वर्ष से यही चलती आ रही है कि वो झूठ का पुलिंदा लोगों के बीच में डाल दे, वो एक झूठे आश्वासन दे दे, वो डर को पैदा कर दे कि 370 अगर हट गई तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। कहाँ खून की नदियां बहेगी? एक देश का मुद्दा अलग होता है, प्रदेश का मुद्दा अलग होता है, तो देश की राजनीति क्यों की जाए प्रदेश के मुद्दों पर? क्यों नहीं की जाए? हम सारे ये सारे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे इस गांव के अगर सैनिक
गलत नीतियों की वजह से अगर शहीद होते हैं तो क्या गांव के अंदर उसका नुकसान नहीं होता है? हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। आप तो समझदार हैं, समझते हैं। यहाँ अगर कोई मरता है तो किसको बुरा नहीं लगता है? तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय मुद्दे लिंक्ड नहीं है यहाँ की चीज़ों के साथ। अगर हमारी सुरक्षा खतरे में आती है तो पूरे देश का क्या, प्रदेश तक भी उसका असर आता है। तो लिंक्ड होती हैं सारी की सारी चीज़ें। मंत्री जी, आखिरी सवाल आपसे कि अगर हम बड़ौदा रन की बात करें तो बड़ौदा रन में अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि पूरी मशीनरी जो मनोहर लाल की है, चाहे वो नेता हों, मंत्री हों, विधायक हों, सारे हर जगह लगाए हुए हैं। तो क्या जो इलेक्शन है वो किसी तरह कैप्चर करने के मूड में, क्या लगता है ऐसा आपको? नहीं, ये नीति तो कांग्रेस वालों की थी। हम तो ईमानदारी से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने सारे नेता लगा रखे हैं, कार्यकर्ता कौन सी पार्टी है ऐसी जो कार्यकर्ताओं को नहीं लगाती? सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, अपनी अपनी सेनाएं काम करती हैं सबकी। कांग्रेस वालों ने भी अपने सारे जितने गड्ढे मुर्दे थे सारे उखाड़ लिए, फिर भी वो कामयाबी की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ता काम करेगा, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं। एमएलए बाद में कार्यकर्ता है पार्टी के। अब इस बात को लेकर वो मुद्दा बनाए कि एमएलए मंत्री काम कर रहे हैं तो हमें कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका पार्टी के लिए हमेशा मिला है और मिलेगा, काम करते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि बड़ौदा के रण से साफ कहना है दोनों नेताओं का कि जो कांग्रेस के झूठ के पुलंदे थे वो लगातार ऐसे ही जारी रहेंगे। ना तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के कोई आगे बात की जाए, अगर चुनाव के रण की बात की जाए तो विकास का मुद्दा यहाँ पर हावी है, विकास जीतेगा और कांग्रेस का जो झूठ का पुलंदा है वो कहीं ना कहीं हारेगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन। बढ़ती अगली खबर की ओर, किसी भी क्षेत्र को अगर बढ़ाना हो तो युवाओं को संसाधन देना अनिवार्य हो जाता है। कुछ ऐसा ही किया है पलवल के गांव दुधौला के सरपंच सुंदर पहलवान ने, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य तो कराए ही हैं, साथ ही युवाओं के विकास और रोजगार के लिए भी रास्ते खोले हैं, जिसके चलते उन्होंने गांव की यूनिवर्सिटी में अपना अहम योगदान दिया और युवाओं के लिए नए नए कोर्स भी चलाए हैं। और क्या कुछ कहा है दुधौला के सरपंच सुंदर पहलवान ने, देखिए नितिन शर्मा की ये खास रिपोर्ट। 12 में एडिशन मिलेगा और उसी तरह की पढ़ाई करवाई जाएगी जिस बच्चे को जो गेम करेगा, मतलब जो गेम होगा वो इसको पढ़ाया जाएगा। दूसरा, इसमें हमारे इलाके में काफ़ी पिछड़ापन भी है, तो हमने एक पब्लिक सर्विस का इसमें कोर्स चलवाया हुआ है जो बच्चे को आईएएस की तैयारी कराएगा। तो अगर हम बात करें, जैसे आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन माना जाता है, लगातार जो यहाँ पे प्रदूषण की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है, तो उसके लिए क्या तैयारी की गई है, किस तरह बचाव किया जा रहा है? प्रदूषण में हमने बहुत ही सख्त कदम उठाए थे। हमने गांव के चारों तरफ मशीनें लगवाई थी, माप करवाया था कितना प्रतिशत हमें प्रदूषण यहाँ से जो हालात ख़राब हैं उसको जांच करवाया जाए। और सभी कंपनी वालों से हमने एक अपील की जाके उनसे हमने उनका सहयोग मांगा कि एक प्रदूषण का, और दूसरा जो ये हमारा बेरोजगारी है उनके बारे में हमने लगातार उनसे चर्चा की। कई बार उनको लिखित में भी दिया हमने कि भाई या तो आप हमारे बच्चों को, जो हमारे लोकल लोग हैं उनको नौकरी दीजिए, वरना हम आंदोलन भी करेंगे। लेकिन उसमें पब्लिक का और नेताओं का हमें सहयोग नहीं मिला तो उसको हम पूरा नहीं कर पाए। अगर हम बात करें आपके इस क्षेत्र में लगातार जो पिछड़ापन आपने जैसे बोला, तो ऐसे कौन से कार्य थे कि जो पिछड़ापन यहाँ दिखाते थे और उनको पिछड़ापन दूर करने के लिए आप पूरे किए हैं? हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था जो हमने बहुत हद तक दूर किया है बीजेपी सरकार के साथ। हम उनके साथ बिल्कुल कदम से कदम चलते रहे हैं 5 साल, और उन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग किया है। जैसे कि आप मान के चलो, ये फिजिकल यूनिवर्सिटी है, जिस दिन वो अपने पूरे चरम सीमा पर होगी तो हमारे इलाके में बेरोजगारी नाम की चीज़ नहीं होगी। कि जिस बच्चे का इसमें एडमिशन होगा उसे 10 से 25 हज़ार रुपये महीने कोर्स के टाइम दिया जाएगा, और कोर्स पूरा होते ही उसको बिल्कुल 100% जॉब मिलेगी। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा जो सरकार और जनता के बीच में रहा है, तो ये बिल्कुल एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें हमारे पूरे क्षेत्र में, और मैं बात करूँ पूरे हरियाणा में, बेरोजगारी शायद ख़त्म हो जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर जनता आपको मौका देती है, फिर से आप चुनाव आगे भविष्य में लड़े ना लड़े, पर जनता आपको एक बार उम्मीद करती है, तो क्या करेंगे उसको लेकर? मैं अपने पूरे गांव बस्ती का बहुत आभारी हूँ और हाथ जोड़कर उनसे और उनके प्यार का आभार मैं जताता हूँ, और उनकी
जो आशीर्वाद मुझे दिया है मैं हमेशा उसको याद रखूँगा। बात रही दूसरी बार मौके की, तो बिल्कुल गांव के लोगों का इतना प्यार बना हुआ है, लेकिन मैंने उन सबसे कहा है कि भाई जो आपने मुझे प्यार दिया है, और भी नौजवान है, एक राजनीति एक जगह घर का मुद्दा ऐसे नहीं बनाया जाए। जो गांव में लोग एक बार सरपंच बन जाते हैं तो उसे छोड़ते नहीं हैं, उसके पीछे ही एक राजनीति इतना चल जाता है कि गांव का माहौल ख़राब होने लगता है और उसमें पार्टीबाजी बन जाती है। तो मैंने गांव के लोगों से कहा है कि भाई अब की बार मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जैसे गांव के लोगों ने मुझे प्यार दिया, अगर इसी तरह जनता मुझे प्यार देती है तो एक बार मैं अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहूँगा। अगर आखिरी सवाल ये कि जो आपके ऊपर राजनीतिक द्वेष के कारण कोई केस भी दर्ज किया गया था, उसको लेकर क्या टिप्पणी आपकी? जो सच्चाई थी वो पुलिस के सामने आ चुकी है, जनता के सामने आ चुकी है। अधिकारी को सारा चीज़ का पता है, सब गलत था, अब वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब उसमें राजनीतिक षड्यंत्र था जो सबको पता था शुरू से ही, और अब पता चल चुका है। अब वो जो अधिकारी हैं वो उनसे डरे हुए हैं जिनने केस किया था, कि वो जांच उनके ऊपर जारी है। जो मेरे ऊपर लगाया गया था वो बिल्कुल निराधार था। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। निकिता हत्याकांड को लेकर हो रही महापंचायत में एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा पर जूता उतार कर फेंकने की कोशिश की गई। भरी पंचायत में एक युवक ने अपने पैर में से जूता उतारा और नीरज शर्मा की ओर उससे फेंकने की कोशिश की। वहीं सभा में कई विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद थे। वहीं इसी दौरान जैसे ही एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने बोलना शुरू किया तो एक युवक को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो अपने पैर से जूता उतार कर नीरज शर्मा की ओर बढ़ने लगा। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और जब इस पूरे मामले को लेकर एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो निकिता को न्याय दिलवाने के लिए यहाँ आए थे और ये किसी मेरे विरोधी का ही ऐसा काम है। उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा, इस मुद्दे को रुकने नहीं दूंगा। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले बेटी के न्याय की बात कर रहा था। 5 नवंबर के विधानसभा सेशन में कॉलिंग अटेंशन मोशन की बात कर रहा था। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में 9 चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं, कोई भी मौजूद नहीं था। शायद मेरे विरोधी आज की तारीख में मेरी लोकप्रियता से डरते हैं, इसलिए मैं अकेला चुना हुआ जनप्रतिनिधि उस पंचायत में था और पंचायत वालों ने सभी को न्योता दिया था, जो ये सर्व समाज की पंचायत थी। और उसके अंदर जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो एक असामाजिक तत्व ने, जिसको मैं समझता हूँ, वो आए जरूर निकिता बेटी के इंसाफ के लिए थे, जिसकी वजह से पंचायत रद्द हुई। उन्होंने बीच बोलने में हंगामा किया। लाइव फेसबुक पे मेरा वो वक्तव्य है जो मैं कह रहा था, और ये बहुत गलत कार्य है। इससे हमारे निकिता बेटी के जो इंसाफ हमें चाहिए, सख्त से सख्त सजा। जिन दुष्टों ने ये बुरा कार्य किया है, तौसीफ और बाकी लड़कों के मैं नाम नहीं जानता हूँ क्या है क्या नहीं है, एक का शायद रेहान नाम है और एक जो कट्टा लेते पकड़ा गया था उसका नाम मुझे नहीं पता। उनको बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये नासिर पैदा होना चाहिए, एक ये उदाहरण पेश होना चाहिए कि जिससे हमारे समाज में कोई और निकिता बेटी पैदा नहीं हुई। और जिन लोगों ने पंचायत बुलाई थी उन्होंने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करी है। और मैं चाहूँगा शासन प्रशासन को उस लड़के से पूछना चाहिए कि उस भाई ने ये ऐसा गलत कार्य क्यों किया है। विधानसभा में क्या इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगा साहब, क्यों नहीं उठाऊंगा। इसको क्या कहीं भी हमारे शहर के अंदर किसी भी बेटी के संग अत्याचार होगा, नीरज शर्मा उस मुद्दे को हर तरफ लड़ेगा, चाहे सड़क पे बात हो चाहे विधानसभा में बात हो। ये आप कांग्रेस से नाराजगी है, आपसे नाराजगी है, या फिर कोई प्लानिंग थी कि जैसे नीरज शर्मा आए तो इस तरह का? नहीं, देखिए इस मामले में न कांग्रेस है न बीजेपी है। मैं अपने भाषण में भी कह रहा था कि निकिता बेटी पैदा जरूर एक परिवार में हुई थी, वो एक परिवार की बेटी थी, पर जिस हिसाब से हमारी बेटी शहीद हुई है, शहादत उसने दी है, वो वीरांगना बेटी हमारी अब किसी एक परिवार की, एक गांव की नहीं रह गई है। वो बेटी पूरे देश की है, पूरे प्रदेश की है और हमारे ज़िले की है। और इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस वाली बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके की लड़ाई को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो किसी न किसी के इशारे पे आते हैं वहाँ। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। निकिता मर्डर के बाद परिवार के लोग पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं। निकिता के पिता ने सभी राजनेताओं व राजनीतिक दलों से यह अपील की है कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने में के मामले में कोई भी राजनीति ना करे, बल्कि उसको न्याय दिलाने की बात करे। उन्होंने ये भी माना कि इस तरह के उग्र प्रदर्शन से उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, सर्व समाज ने मिलकर एक महापंचायत का आयोजन किया था कि उसमें कुछ रितिका के हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ निर्णय लिए जाएं।
सर्व समाज ने उसका ऑर्गेनाइज किया था, हमारी तरफ से उसका ऑर्गेनाइज नहीं था। अब उसमें हमें यह है कि हमारे साथ जो 36 बिरादरी खड़ी हुई हैं, हम उन सबका धन्यवाद करते हैं। और सर्व समाज में अब वहाँ पे 25-30 हज़ार 50 हज़ार लोगों की जो भीड़ हुई थी, उनमें कुछ असामाजिक तत्व घुस आए और उन्होंने इस तरह की बदतमीज़ी की है, तो वो तो प्रशासन के पास, प्रशासन ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है शायद, तो प्रशासन उनको अब आगे कार्रवाई करेगा, देखेगा कि वो कौन लोग कैसे हैं। और दूसरा ये अपने जो सर्व समाज की पंचायत है, आगे का निर्णय वो अपने इस तरीके से रावत साहब देखा जा रहा है कि लोग बार बार उनसे कह रहे थे कि आप पंचायत की गरिमा बनाए रखें, तो क्या लगता है कौन लोग थे? क्या ये समर्थक थे नीतिका के? क्या उसको इंसाफ दिलाने वाले थे, या फिर कुछ और लोग इस तरीके को कुछ असामाजिक तत्व थे? नहीं, वो तो मेरा तो ये कहना है कि सामाजिक तत्व तो इस तरह के क्राउड में आ जाते हैं कुछ, लेकिन कुछ इंसाफ दिलाने के लिए उग्र बच्चे भी हो सकते हैं जिन्हें कि एक आक्रोश व्यक्त करने का उन्हें कोई माध्यम नहीं मिल रहा था, तो उस तरह के भी कह सकते हैं। नीरज शर्मा के बोलने पर ही ये सारा उपद्रव मचा था। क्या लगता है लोग नाराज हैं नीरज शर्मा से? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शर्मा जी यहाँ पे भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं, दोनों टाइम बैठ के जाते हैं और इंसाफ की लड़ाई में भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो स्पेशल मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि भाई नीरज शर्मा जी की तरफ से मुझे कोई शिकायत है या कोई दिक्कत है। तो स्पेशली तो मैं क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, और अब नीतिका जो है वो हमारी बेटी नहीं रही है, वो 36 बिरादरी की और सर्व समाज की बेटी है, हर हिंदू की बेटी है। इसलिए मैं जो अब महसूस करता हूँ कि वो पक्ष और विपक्ष, सारा हमारी लोकल पार्टी, सारे लोकल नेता बाहर न्याय मिलेगा, क्या क्या हमें स्टेप उठाने चाहिए, क्या क्या उसके लिए करना चाहिए, उसके लिए सरपंच अपने आप उन लोगों ने इकट्ठी की थी, वो उन्होंने ही बुलाई थी। रावत साहब, जब सारी बातें मान ली गई थी, सबकी मांगें मान ली गई थी, उसके बाद महापंचायत का आयोजन क्यों हुआ था? आखिर क्या कुछ रह गया था? महापंचायत का तो इसलिए हुआ था, हमारी शोक सभा 8 तारीख की, उसके लिए सबको इन्फॉर्मेशन देनी थी। 8 तारीख की हमारी शोक सभा है नीतिका की, उसमें आने के लिए इन्विटेशन देना था। बाकी आगे जो हमारी मांग मान रखी है प्रशासन ने, जो गवर्नमेंट ने जो हमें आश्वासन दे रखा है, उनके लिए उनका हम इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से उपद्रव हुआ, वहाँ पर रोड जाम कर दिया गया था, ये क्या था आखिर? अब कुछ असामाजिक तत्व अगर कहीं से कोई आके कुछ करने लगे, वहाँ जो महापंचायत थी, जहाँ जितने लोग अंदर बैठे हुए थे, बाहर चारों खड़े थे, उनमें से तो कोई रोड पे नहीं गया जी। अब कौन कहाँ से आया, क्या किया, उसके बारे में ना तो महापंचायत को पता है, ना हम पीड़िता के परिवार को पता है, ना परिजन। लगातार लोगों को रोकने की बात कर रहे थे। हाँ, सबसे हमने ये कहा था कि भाई कोई यहाँ पे उपद्रव ना करे, कोई बदतमीजी ना करे, कोई नारेबाजी ना करे, कोई ताली ना बजाए। यहाँ शोक सभा हम आए हुए हैं, नीतिका के न्याय के ही बारे में आप बात करें। क्योंकि आप वकील भी है परिवार की ओर से, लड़की के जो मृतक हैं उनके मामा भी हैं, तो कार्रवाई की अगर जो बात करें तो उसको किस तरह? कार्रवाई अभी ठीक चल रही है, प्रशासन अभी कार्रवाई ठीक कर रहा है, वो हर चीज़ हमारे से पूछते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं SIT वाले। क्या लगता है न्याय जिस तरीके अब से न्याय तो है, वो भी लगा, प्रशासन भी लगा के हमारी भी नाक का सवाल है, और आपको न्याय दिलवाएंगे। हमें भी ये कि उसको जब तक फांसी ना हो जाए तब तक हम भी चुप नहीं बैठे। महापंचायत में मैं गया नहीं था, क्योंकि करीब 400 से 500 आदमी यहाँ पे अवेलेबल थे रेगुलर। तो महापंचायत में वहाँ क्या हुआ, क्या डिसीजंस थे, क्या करना था, वो तो यही लोग जो गए हैं वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए हैं, मेरी उनसे इस बारे में कोई बात भी अभी हुई नहीं है। जिस तरीके से लगातार जो उग्र प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था, इससे पहले एक दिन पहले आपने भी जो है विनती की है लोगों से राजनीति ना करें, तो क्या लगता है इस तरीके से करने से जो है न्याय मिल पाएगा? मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियाँ या जितने भी भारत के दल हैं, सब ऊपर उठ कर आएँ और मेरी मदद करें न्याय दिलाने में, और जल्दी से जल्दी मुझे न्याय दिलाएं। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, कोई भी इस पे राजनीति ना करे, सिर्फ न्याय की बात करे। वो सबकी बेटी है, वो भारतवर्ष की बेटी है। पुलिस के जो SIT की टीम जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप? SI की टीम या पुलिस कार्रवाई या जो अन्य इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पलवल सहकारी चीनी मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इस वर्ष मिल क्षेत्र में 16,300 एकड़ में गन्ने की फसल हुई है और गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा 36 लाख क्विंटल गन्ने की बोर्डिंग करवाई गई है तथा मिल को 32 लाख क्विंटल गन्ने मिलने की संभावना है। सहकारिता मंत्री
डॉक्टर बनवारी लाल ने गन्ना उत्पादक किसानों से अपील करते हुए कहा है कि मिल में साफ सुथरा गन्ने की सप्लाई करें ताकि रिकवरी ठीक हो सके। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, हतीम विधायक प्रवीण डागर मौजूद रहे। पलवल की शुगर मिल हरियाणा में सबसे पहले शुरू की गई है और अधिकारियों को ये दिशा निर्देश हमने पहले ही दे दिए थे कि अब की बार पेराई समय पर शुरू होनी चाहिए ताकि किसानों का गन्ना समय पर पेराई हो और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अक्सर देखा जाता है जब आप आते हैं तो इसको चालू कर दिया जाता है, जब आप निकल जाते हैं तो 15 मिनट बाद बंद हो जाती है। ये बात पिछली बार हमने जो दिक्कतें हुई थी, अब की बार ये दिक्कत नहीं आएगी, उनको सबको ठीक किया गया है क्योंकि 2 महीने से हम इस काम में लगे हुए हैं और सभी MDs को बुला कर मीटिंग की है कि भाई मिल शुरू होने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और अब की बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पेमेंट की दिक्कत है विधायक प्रवीण डागर ने मांग करी है पेमेंट की। विधायक साहब ने तो कहा इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा और अपने माननीय मंत्री जी बनवारी लाल जी का इस ब्रिज के क्षेत्र पलवल में इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस बात के लिए भी मैं इनका अभिनंदन और स्वागत करूंगा। हरियाणा में आज सबसे पहले इस सत्र में पलवल की शुगर मिल की पिराई को शुरू कराया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं कहना चाहूंगा इस अवसर पर साथियों, हमारे किसान भाइयों ने यह मांग की थी कि हमारी इसकी पिराई की क्षमता को बढ़ाया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भी और हमारे माननीय मंत्री जी ने भी पिराई की क्षमता को बढ़ाया। पिछली बार कुछ रुकावटें आने के बावजूद भी सभी किसानों का गन्ना लिया गया और अब की बार आप सबकी मेहनत से, आप सबकी लगन से, सभी कर्मचारियों की मेहनत से और माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से और देखभाल करने से आज समय पर मिल चालू हो गई है। मुझे लगता नहीं हमारे किसान भाइयों को गन्ना लाने में, गन्ना फ्राई होने में किसी तरह की इस सत्र में कोई असुविधा होगी। मैं तो परमपिता परमात्मा। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।